एक अरबपति ने अपनी मर्सिडीज का शीशा नीचे किया और सड़क किनारे मिट्टी की मूर्तियां बेच रहे एक युवक की ओर 500 रुपए का नोट फेंकते हुए कहा, एहसान मान कि मैंने तेरी इन मिट्टी की गुड़ियों को देखा। अपनी औकात देखकर बात किया कर भिखारी। पूरा बाजार देख रहा था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे। वो युवक जिसका नाम ईशान था चुपचाप उन रुपयों को देखता रहा। लेकिन ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब ईशान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। वक्त की मार सबसे बेदर्द होती है। कल तक जो ईशान लंदन से आर्किटेक्चर की डिग्री पूरी करने के सपने देख रहा था, आज उसकी आंखों के सामने उसके पिता की अर्थी और 25 लाख रुपए का कर्ज खड़ा। माँ, बाबूजी हमें इस मोड़ पर छोड़कर कैसे चले गए? उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि हमारे पुश्तैनी घर पर इतना बड़ा लोन है। ईशान ने सुबकते हुए पूछा। उसकी माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, वो तुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। वो खुद घुट घुट कर जीते रहे ताकि तेरी पढ़ाई न रुके। वो छोटी सी मिट्टी के बर्तनों की पुश्तैनी दुकान से उन्होंने तेरा भविष्य सींचा था, पर अब सब खत्म हो गया। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। इलाके का रसूखदार सूदखोर रायचंद अपने गुंडों के साथ खड़ा था। ओ ईशान, बाहर निकल, ये मातम मनाना बंद कर और ये बता कि मेरे 25 लाख रुपए कब लौटाएगा। तेरे बाप ने इस पुश्तैनी घर के कागजों पर अंगूठा लगाया था। या तो पैसे दे या कल सुबह ये घर खाली कर देना। ईशान बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं। रायचंद जी, अभी बाबूजी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है। कम से कम आज तो इंसानियत दिखाइए। इंसानियत? सच में? रायचंद ठहाका मारकर हंसा। मेरे लिए इंसानियत सिर्फ नोटों की गड्डी में होती है। सीधा हिसाब है, 25 लाख और उसका भारी ब्याज। अगले महीने की पहली तारीख तक अगर रकम नहीं मिली तो अपनी मां को लेकर फुटपाथ पर बिस्तर लगा लेना। ईशान खामोश होकर अपनी मां की ममतामयी आंखों में देखता है। रायचंद ने आगे बढ़कर ईशान के कंधे पर हाथ रखा। सुना था तू बड़ा आर्किटेक्ट बनने वाला है, बड़े बड़े नक्शे बनाने वाला है। जा बना ले अपनी इमारतें और चुका दे मेरा कर्ज, वरना याद रखना, रायचंद की उधारी और परछाई दोनों मौत की तरह पीछा करती हैं। रायचंद के जाने के बाद घर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। माँ ने कहा, ईशान, तू शहर जा और अपनी पढ़ाई पूरी कर। मैं कहीं घरों में झाड़ू पोछा कर लूंगी। तेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। ईशान की मुट्ठियां खींच गईं। उसने अपने माँ से कहा, माँ, आर्किटेक्चर की किताबें मुझे ये नहीं सिखाती कि अपनी माँ को दूसरों के तलवे चाटते देखूं और मैं महलों के नक्शे बनाऊं। बाबूजी की वो पुरानी चाक और ये मिट्टी के ढेर, अब यही मेरा साम्राज्य बनेगा। क्या? तो सड़क पर मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बेचेगा? लोग क्या कहेंगे ईशान? तेरे दोस्त, तेरे कॉलेज के प्रोफेसर सब थू थू कर। माँ, भूख और कर्ज की लपटें लोगों की बातों से बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। आज से ईशान द आर्किटेक्ट मर गया। आज से सिर्फ ईशान मूर्तिकार बचा है। अगली सुबह जिस सड़क पर ईशान कभी हाथ में आईपैड लेकर चलता था, आज वहां वो अपनी साइकिल पर मिट्टी की मूर्तियां लाद कर खड़ा था। तभी पड़ोस के गुप्ता अंकल निकले। अरे ईशान बेटा, ये क्या दुर्दशा बना ली है? तेरे पिता ने तो तुझे साहब बनाने के लिए अपनी हड्डियां गला दी और तू यहाँ गटर के किनारे मिट्टी सान रहा है। ये काम तो अनपढ़ों का है। ईशान ने विनम्रता से कहा, गुप्ता अंकल, मिट्टी से सोना उगाना मेहनत का काम है, अनपढ़ का नहीं। वक्त खराब है, नियत नहीं। अरे बेटा, ये किताबी आदर्श छोड़। असली दुनिया में धूल फाकने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। देख लेना, 2 दिन में हाथ पैर गंदे करके वापस घर बैठ जाएगा। तभी एक साहब अपनी कार से उतरे। ओ भाई, ये गमला कितने का है? जी साहब, 200 रुपए का। क्या? मिट्टी के ढेर के 200 रुपए? 50 लेने हैं तो बोल, वरना अपनी एक गंदी सूरत लेकर कहीं और जा। साहब ने गमला जमीन पर पटक दिया। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। सॉरी साहब, कल आपको इससे बेहतर मिलेगा। ईशान का हर दिन एक जंग था, पर असली इम्तिहान अभी बाकी था।
वो शहर के सबसे बड़े डिजाइनिंग स्टूडियो मेहरा लग्जरी होम्स के बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था। उसे लगा कि शायद यहाँ के अमीर लोग कला की कद्र करेंगे। अचानक एक तेज ब्रेक की आवाज आई। एक BMW कार ईशान की साइकिल से टकरा गई। उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी मूर्तियां सड़क पर चकनाचूर हो गई। डैम इट, तुम जैसे सड़क छाप लोगों को अक्ल कब आएगी? मेरी कार के बम्पर पर डेंट आ गया है। कार से विक्रांत मेहरा निकले, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। सर, गलती आपकी थी, आप नो एंट्री में आ रहे थे। देखिए, मेरी हफ्तों की मेहनत बर्बाद हो गई, मेरा पूरा स्टॉक टूट गया है। ईशान बदहवास होकर अपनी टूटी मूर्तियों को समेटने लगा। तुम्हारी इस मिट्टी की कीमत क्या है? 500 रुपए? मेरी कार के एक स्क्रैच की कीमत लाखों में है। अपनी औकात देखकर बात किया करो लड़के। तुम्हारी पूरी पुश्तें बिक जाएंगी, तब भी इस कार का कांच नहीं खरीद पाओगे। विक्रांत मेहरा ने तिरस्कार से कहा। ईशान खड़ा हुआ, उसकी आंखों में स्वाभिमान की आग थी। सर, पैसा आपके पास ज्यादा होगा, पर इस सड़क पर चलने का अधिकार मेरा भी उतना ही है। कम से कम अपनी गलती मानिए। माफी? विक्रांत मेहरा तुम जैसे मिट्टी बेचने वालों से माफी मांगेगा? मेरी गैलरी में पेंटिंग्स लाखों की बिकती हैं। तुम्हारी इस सड़क छाप मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। मेहरा ने जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर ईशान के मुंह पर फेंक दिया। ये लो, अपनी ये टूटी मूर्तियां और अपनी ईगो को ठीक करवा लेना। दोबारा मेरी गाड़ी के सामने दिखा तो सीधा काल कोठरी में सड़ा दूंगा। विक्रांत मेहरा अपनी कार में बैठकर चले गए। ईशान सड़क पर बिखरी मिट्टी और अपनी टूटी साइकिल को देखता रहा। लोग रुककर तमाशा देख रहे थे, पर किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उस रात ईशान घर नहीं गया। अपमान की आग उसे भीतर से जला रही थी। तभी उसकी नजर शहर के डंपिंग यार्ड यानी कबाड़ खाने पर पड़ी। कौन है वहां? कबाड़ खाने के बूढ़े मालिक करीम चाचा ने पूछा। चाचा, वो कोने में जो पुरानी लोहे की कंटेनर बॉडी पड़ी है, वो किसकी है? अरे वो तो सालों से सड़ रही है। अगले हफ्ते से कबाड़ में काटकर बेचने वाला हूं। तुझे क्या करना है? चाचा, इसे बेचो मत, ये मुझे दे दो। मैं इसमें रहूंगा, इसमें काम करूंगा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर मैं किश्तों में चुका दूंगा। बेटा, तू पागल हो गया है? ये लोहे का डिब्बा है। इसमें गर्मी में उबल जाएगा और सर्दी में जम जाएगा। ये किसी काम का नहीं है। चाचा, जब इंसान के अंदर आग लगी हो ना, तो बाहर की गर्मी महसूस नहीं होती। बस एक मौका दे दीजिए। करीम चाचा ने ईशान की आंखों में वो जिद देखी जो इतिहास रचती है। ईशान ने उस कंटेनर के अंदर कदम रखा। हर तरफ जंग, अंधेरा और बदबू थी। ईशान ने कहा, मेहरा साहब, आज आपके शोरूम में लाखों की पेंटिंग्स हैं। याद रखिएगा, एक दिन आप इसी सड़क पर मेरी बनाई कलाकृति के लिए तरसेंगे। अगले 15 दिनों तक ईशान ने सूरज नहीं देखा। उसने कबाड़ से मिले औजारों से उस कंटेनर की जंग रगड़ी। उसने पुरानी फेंकी हुई कांच की बोतलों, खराब लकड़ी के टुकड़ों और सड़क से उठाई गई बेकार चीजों को इकट्ठा किया। ईशान, ये क्या हाल बना लिया है? तू इस कचरे के डिब्बे में क्यों रह रहा है? चल घर वापस। रायचंद फिर आया था, वो घर की कुर्की करने वाला है। माँ, घर बचाने का रास्ता अब यहीं से निकलेगा। मैं अपनी दुकान को एक नया रूप दे रहा हूँ। लोग गैलरी जाते हैं, मैं गैलरी को लोगों के पास ले जाऊंगा। ईशान ने अपनी कला और इंजीनियरिंग का दिमाग लड़ाया। उसने कंटेनर को एक मूवेबल लग्जरी आर्ट स्टूडियो में बदल दिया। उसने कबाड़ की लकड़ी से ऐसी नक्काशी की कि वो सागवान जैसी दिखने लगी। लेकिन तभी रायचंद अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका। अरे मूर्तिकार, बहुत बड़ा महल बना लिया तूने कबाड़ में। मुझे खबर मिली है कि तू यहाँ छिप कर बैठ गया है। मुझे अभी 5 लाख रुपए की पहली किस्त चाहिए, वरना इस डिब्बे को अभी क्रेन से उठवाकर गटर में फेंकवा दूंगा। रायचंद जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा था 1 तारीख को दूंगा। तारीख का इंतजार बुज़दिल करते हैं। ओए लड़को, तोड़ दो इसके ये मिट्टी के खिलौने और इस डिब्बे को तहस नहस कर दो। गुंडों ने ईशान की मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया। ईशान जमीन पर गिर पड़ा। उसने रायचंद के पैर पकड़ लिए। नहीं, इसे मत तोड़िए, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं वादा करता हूँ, 1 महीने बाद अगर पैसे नहीं मिले तो आप मेरा घर और ये जान दोनों ले लेना। ईशान टूटा हुआ था। उसकी मेहनत फिर से मिट्टी में मिल गई थी। करीम चाचा ने कहा, बेटा हार मान ले, ये अमीर और ताकतवर लोग तुझे जीने नहीं देंगे। चाचा, उन्होंने मेरी मूर्तियां तोड़ी हैं, मेरी उंगलियों का हुनर नहीं। जो चीजें लोग फेंक देते हैं, मैं उन्हें ही अपना हथियार बनाऊंगा।
ईशान ने अगले 20 दिन बिना सोचे काम किया। उसने पुराने टायरों से सोफे बनाए, खराब CFL बल्बों से झूमर बनाया और मिट्टी को ऐसी फिनिशिंग दी कि वो मार्बल जैसी चमकने लगी। उसने इसका नाम रखा द रॉयल क्राफ्ट। ईशान ने अपनी माँ की आखिरी सोने की चूड़ी ली और उसे बेचकर अपनी पहली बड़ी प्रदर्शनी के लिए कच्चा माल खरीदा। उसने उस कंटेनर को शहर के सबसे पॉश मॉल के सामने खड़ा किया। पुलिस वाले आए। ओए, ये कूड़ा यहाँ से हटा। तुझे परमिशन किसने दी? सर, ये एक आर्ट ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट है। मेरे पास अस्थायी प्रदर्शनी का लाइसेंस है। ईशान ने डट कर कहा। पहले कुछ दिन कोई नहीं आया, लोग बस बाहर से देखते और चले जाते। मेहरा के शोरूम के मैनेजर ने हंसते हुए कहा, सर देखिए, वो लड़का फिर आ गया, कबाड़ के डिब्बे में मिट्टी बेच रहा है। विक्रांत मेहरा ने कहा, उसे रहने दो, भूख उसे खुद ही वापस ले जाएगी। लेकिन तभी शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट्स फेयर शुरू हुआ। दुनिया भर के खरीदार वहां आए थे। एक विदेशी महिला जो न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी इंटीरियर डिजाइनर थी की नजर ईशान के रॉयल क्राफ्ट पर पड़ी। ओह माय गॉड, इज दिस ऑल हैंडमेड फ्रॉम वेस्ट? उसने अंदर कदम रखा और दंग रह गई। ये झूमर, ये मिट्टी की मूर्तियां, इनमें तो जान बसी है। आई वॉन्ट टू बाय योर एंटायर कलेक्शन फॉर माई न्यू होटल इन दुबई। उसने ईशान के साथ एक फोटो खींची और अपने इंस्टाग्राम पर डाल दी, जिसके 50 मिलियन फॉलोअर्स थे। उसने लिखा, फाउंड द मोस्ट इनक्रेडिबल आर्टिस्ट इन इंडिया, फॉरगेट लग्जरी शोरूम्स, द रियल आर्ट इज हियर। शाम होते होते द रॉयल क्राफ्ट के बाहर कारों की लाइन लग गई। शहर के रईस, जो कभी ईशान को दुत्कारते थे, अब उसकी एक मूर्ति के लिए 50,000 रुपए देने को तैयार थे। गले में नोट भरने की जगह नहीं बची थी। तभी रायचंद अपनी जीप लेकर आया। ओए ईशान, टाइम खत्म, चल चाबी निकाल घर की। ईशान बाहर आया और रायचंद के हाथ में एक बैग थमाया। इसमें 25 लाख रुपए और आपका पूरा ब्याज है, गिन लीजिए और मेरे घर के कागज वापस कीजिए। रायचंद के होश उड़ गए। इतने पैसे एक महीने में? रायचंद जी कला की कीमत पारखी ही जानते हैं। अब अपनी ये पुरानी जीप यहाँ से हटाइए, मेरे ग्राहकों को आने में दिक्कत हो रही है। रायचंद अपमानित होकर चला गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले 3 वर्षों में ईशान ने द रॉयल क्राफ्ट को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। उसके पास अब 500 से ज्यादा कारीगर काम करते थे। वहीं दूसरी ओर विक्रांत मेहरा के लग्जरी होम्स का पतन शुरू हो गया। उनके डिजाइनों में वो मौलिकता नहीं थी जो ईशान की मिट्टी में थी। मेहरा ने कर्ज लिया, गलत निवेश किया और उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। एक सुबह विक्रांत मेहरा के हेड ऑफिस की नीलामी हो रही थी। विक्रांत मेहरा बदहवास खड़े थे। कोई तो बोली लगाओ, ये बिल्डिंग मेरी पहचान है। तभी एक काली चमचमाती रोल्स रॉयस आकर रुकी। ईशान बाहर निकला। हाथ में वही 500 रुपए का पुराना नोट था जो मेहरा ने उस पर फेंका था। 60 करोड़, ईशान ने बोली लगाई। विक्रांत मेहरा ने चौंक कर देखा। तुम ईशान, तुम यहां मुझे बर्बाद करने आए हो? ईशान ने मेहरा की आंखों में देखते हुए कहा, मेहरा साहब, मैं आपको बर्बाद करने नहीं बल्कि आपको आपकी औकात याद दिलाने आया हूं। आपने कहा था कि औकात कपड़ों और गाड़ी से तय होती है। आज मेरी गाड़ी भी आपकी बिल्डिंग से कीमती है और मेरे कपड़े भी, पर मेरा स्वाभिमान आज भी उसी मिट्टी में है जिसे आपने सड़क छाप कहा था। मेहरा फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ कर दो ईशान, मुझे घमंड हो गया था। ईशान ने वो 500 रुपए का नोट मेहरा के हाथ में दिया और कहा, ये लीजिए आपकी अमानत। मैं आपकी बिल्डिंग नहीं खरीद रहा, मैं उस स्थान को खरीद रहा हूं जहां आपने मेरा अपमान किया था। ये बिल्डिंग अब द रॉयल क्राफ्ट यूनिवर्सिटी बनेगी, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में कला और इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी। आज उस टावर के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है, हुनर की कोई औकात नहीं होती, हुनर खुद अपनी औकात बनाता है। मगध के एक छोटे से गांव चंदनपुर में माधव नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी देवकी और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। वो अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंचता और चांद निकलने के बाद घर लौटता। लेकिन किस्मत ऐसी कि लगातार सूखे के कारण उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके घर में कई बार चूल्हा तक नहीं जलता था। पूरे परिवार को अक्सर भूखे पेट ही सोना पड़ता था।
एक दिन सुबह सुबह गांव की पगडंडी पर एक फल बेचने वाला अपनी टोकरी लेकर आया। फल ले लो फल, ताजे और मीठे रसीले फल ले लो, मगध के मशहूर आम और बागों के ताजे फल ले लो। फल वाले की आवाज सुनकर नन्ही गुड़िया दौड़ती हुई बाहर आई और जिद करने लगी। पिताजी, ओ पिताजी, देखिए कितने सुंदर और पीले आम हैं। मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मुझे एक आम लाकर दो ना प्लीज। इतना सुनना था कि देव की रसोई से भागती हुई आई और गुड़िया को बुरा भला बोलने लगी। अरे रुक, बड़ी आई राजकुमारी आम खाने वाली, यहाँ खुद के पेट की आग बुझाने के लाले पड़े हुए हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं और तुझे आम की सूझ रही है। कभी घर के हालात भी देख लिया कर, या बस अपनी जिद पूरी करवानी है। अरे भाग्यवान, मासूम बच्ची पर इतना गुस्सा क्यों? बच्चों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करते। मेरी प्यारी गुड़िया, इधर आओ बेटा, बस थोड़ा सा समय रुक जाओ। जैसे ही फसल अच्छी होगी और हालात ठीक होंगे, तुम जो मांगोगी मैं सब दिलाऊंगा। अजी, अगर ऐसे ही वादे करते रहे तो एक दिन हम सब भूख से दम तोड़ देंगे। आप कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? भाग्यवान, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, पर ये बेरहम आसमान बरसने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरी खेती राख हो चुकी है, समझ नहीं आता क्या करूँ। आप अपने पुराने दोस्त बलवीर से काम के बारे में क्यों नहीं पूछते? सुना है वो आजकल कुछ नया काम कर रहा है। तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही बलवीर के पास जाकर मदद मांगता हूँ। इतना कहकर माधव अपने दोस्त बलवीर के घर की ओर चल पड़ा। माधव बलवीर के घर पहुंचा और उसे आवाज दी। बलवीर भाई, ओ बलवीर भाई, घर पर हो क्या? अरे आओ माधव भाई, आज रास्ता भूल गए क्या? कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बलवीर भाई, दिन बहुत भारी चल रहे हैं। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। बारिश ना होने से खेत बंजर हो गए हैं। कुछ रास्ता दिखाओ भाई। हाँ माधव, हालात तो सबके खराब हैं, पर मेरे पास एक तरकीब है। हमारे खेतों के पास जो पुराने जमींदार साहब का बाग है, वहां एक कुआं बरसों से सूखा और वीरान पड़ा है। क्यों ना तुम, मैं और हमारा दोस्त केशव मिलकर उस कुएं को थोड़ा और गहरा खोदें? शायद नीचे से पानी निकल आए और हमारी प्यासी जमीन को जीवन मिल जाए। विचार तो उत्तम है भाई, चलो पहले जमींदार साहब से आज्ञा ले लेते हैं। दोनों जमींदार के पास पहुँचे। अरे अरे माधव और बलविंदर, आज दोनों मेरे घर पर। बताओ कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? जमींदार जी, सूखे के कारण हमारी फसलें मर रही हैं। क्या हम आपके पुराने कुएं को सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ सेठ जी, बारिश ना होने के कारण हमारी फसलें नाम मात्रा ही हो पा रही हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और घर पर 2 वक्त का खाना भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं माधव, वो कुआं तो बेकार पड़ा है। तुम लोग बेझिझक उसका उपयोग करो, बस तुम्हें उसकी थोड़ी खुदाई और सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वो सब हम कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी समस्या को समाप्त कर दिया। तीनों दोस्त माधव, बलवीर और केशव कुएं के पास पहुंचे। भाई, ये कुआं तो बहुत गहरा और डरावना लग रहा है। वर्षों से किसी ने इसमें कदम नहीं रखा। हिम्मत मत हारो भाई, अगर हम तीनों मिलकर श्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। किसी ने सच ही कहा है कि एकता में ही बल होता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अभी काम करना शुरू करते हैं। आधा दिन निकल चुका है, घर भी जाना है, फिर कल से खेतों का काम भी तो शुरू करना होगा। तीनों ने खुदाई शुरू की। अभी कुछ ही खुदाई हुई थी कि तभी बलवीर की कुदाल किसी धातु की चीज से टकराई। अरे ये कैसे आवाज थी? यहाँ पे क्या है? वहाँ कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं है बलविंदर भाई? कहीं हम लोग हमेशा के लिए यहीं रह जाएं। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। हे भगवान! कैसे बात कर रहे हो भाई? बम गांव में कौन ही रखेगा, वो भी यहाँ कुएं के अंदर। बलविंदर भाई, तुम देखो क्या है वहाँ। मिट्टी हटाने पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ सोने के सिक्कों से लबालब भरा एक तांबे का घड़ा निकला। वे उसे बाहर ले आए। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! अब तो हम मगध के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। रुको बलवीर भाई, ये कुआं जमींदार जी का है। उन्होंने हम पर भरोसा करके हमें यहाँ काम करने दिया। हमारा धर्म कहता है कि ये खजाना हम उन्हें सौंप दें। लेकिन बलवीर और केशव के मन में पाप आ चुका था। वे माधव की बात नहीं माने। मजबूरी में माधव को उनकी बात माननी पड़ी। वे उस घड़े को बोरी में छिपाकर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में बलवीर का मन लालच से भर गया।
उसने सोचा, अगर ये सारा सोना सिर्फ मेरा हो जाए तो क्या बात होगी। मुझे इन दोनों के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। शाम होते होते वे शहर के पास पहुँचे। दोस्तों, रात होने वाली है। शहर अभी भी थोड़ा दूर है। कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढते हैं। तभी उन्हें सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहाँ से भोजन की सौंधी खुशबू आ रही थी। वे वहाँ गए। कोई है क्या घर पे? माई, क्या हम परदेसियों को एक रात की शरण मिलेगी? अंदर से एक बूढ़ी काकी बाहर आई। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आ जाओ अंदर। मुसाफिरों को मना करना पाप है। काकी बहुत करीब थी, पर उसका दिल बड़ा था। उसने उन्हें सादा भोजन कराया। माँ, ये हमारी मेहनत की कमाई है। इसे आप अपनी अलमारी में संभाल कर रख दीजिए, सुबह हम ले लेंगे। काकी ने वो घड़ा रसोई में एक पुरानी संदूक के पीछे छपा दिया, लेकिन बलवीर ने अंधेरे में छिप कर देख लिया कि घड़ा कहाँ रखा गया है। रात को जब माधव और केशव गहरी नींद में सो गए, तब बलवीर चुपके से उठा, रसोई से घड़ा चुराया और दबे पांव वहां से फरार हो गया। सुबह हुई। बेटा उठो, सूरज निकल आया है। ओह, बहुत गहरी नींद आ गई थी। माई, वो हमारी पोटली दे दो, हमें शहर के लिए निकलना है। काकी रसोई में गई, पर वहाँ घड़ा नहीं था। वो घबरा गई। बेटा, वो घड़ा तो वहाँ नहीं है, रात को मैंने यहीं रखा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बलवीर गायब है। माधव भाई, मुझे लगता है ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। इसने और बलवीर ने मिलकर हमें लूट लिया है। ये सब इसकी चाल है। नहीं बेटा, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने तो तुम्हें आश्रय दिया, मैं तुम पर हाथ क्यों साफ करूंगी। चलो, इसका फैसला तो अब शहर के कोतवाल और राजा ही करेंगे। वे तीनों महाराज चंद्रसेन के दरबार में पहुँचे। महाराज, इस बुढ़िया ने हमारी जमा पूंजी हड़प ली है। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मुझे तो लगता है इनका वो तीसरा दोस्त ही चोर है। धीरज रखो, फैसला कल सुबह दरबार में होगा। अगली सुबह दरबार लगा। महाराज ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया था कि महाराज एक प्रतियोगिता रख रहे हैं। जो भी व्यक्ति राजमहल के गुप्त खजाने के पास सबसे पहले पहुंचेगा, उसे इनाम में 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये खबर सुनकर बलबीर अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे पास एक घड़ा तो है ही, अगर 2000 सिक्के और मिल जाएं, तो मैं राजा से भी अमीर हो जाऊंगा। वो वेश बदलकर प्रतियोगिता में शामिल होने दरबार पहुंच गया। तभी महाराज ने उसे पहचान लिया। सैनिकों, पकड़ लो इस व्यक्ति को। यही वो चोर है जिसने अपने मित्रों के साथ विश्वासघात किया। चोर पकड़ा गया। बलबीर के पास से सोने का घड़ा बरामद हुआ। महाराज ने बलबीर को काल कोठरी में डाल दिया। माई, हमें माफ कर दीजिए। हमने आप पर झूठा शक किया और आपको दुखी किया। माधव ने अपने हिस्से से कुछ स्वर्ण मुद्राएं काकी को भेंट की। महाराज उनकी ईमानदारी और काकी की सज्जनता से प्रसन्न हुए। इस तरह राजा की बुद्धिमत्ता से चोर को सजा मिली और माधव का परिवार भी अब गरीबी के चंगुल से आजाद हो गया।